ऑक्जी एसिड ऑफ नाइट्रोजन की मतलब कि निकोजन की बात करने वाले हैं, नाइट्रोजन फैमिली का। तो ऑक्जी एसिड पे बात कर रहे हैं। तो ऑक्जी एसिड को बाबू हम लोग दो भाग में डिवाइड करेंगे। पहला देखेंगे ऑक्जी एसिड ऑफ नाइट्रोजन, फिर देखेंगे ऑक्जी एसिड ऑफ फॉस्फोरस। इसके साथ आपका समाप्त हो जाएगा नाइट्रोजन फैमिली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट आता है आपका ऑक्जी एसिड ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्जी एसिड ऑफ नाइट्रोजन की बात करने जा रहे हैं, गौर से समझना है। क्या है ऑक्जी एसिड ऑफ नाइट्रोजन? सबसे पहला तो बाबू इसमें दो एसिड की बात होगी। पहला एसिड का नाम है नाइट्रस एसिड। दो एसिड है, फर्स्ट है आपका नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड कहते हैं HNO2 को, और दूसरा है नाइट्रिक एसिड जो है आपका HNO3। तो हमारे पास दो तरह का एसिड है, फर्स्ट है नाइट्रस एसिड और दूसरा है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रस एसिड HNO2 को कह रहे हैं, नाइट्रिक एसिड HNO3 को कह रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नाइट्रस एसिड के बारे में, HNO2 के बारे में। नाइट्रस एसिड जो इसका फॉर्मूला है HNO2 है। पहले इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे फर्स्ट टर्म आता है कि स्ट्रक्चर की बात करोगे बाबू तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है HNO2 का, HO एंड डबल बॉन्ड। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ HNO2। प्रिपरेशन की बात करें हम लोग तो इसे कैसे प्रिपेयर करेंगे उसकी बात करने जा रहे हैं। तो देखो प्रिपरेशन में क्या है कि NaNO2 का रिएक्शन जैसे ही आप HCl से करवा देते हो तो यहाँ से बन जाता है HNO2, ठीक है ना, और प्लस NaCl का फॉर्मेशन होता है। या फिर आप करो क्या कि N2O3 का हाइड्रोलिसिस करवा दो। N2O3 पे जैसे वाटर डालोगे तो भी आपको मिलने वाला है HNO2 मिलने वाला है। अब एक नोट का पॉइंट ये आता है, नोटेबल पॉइंट ये आता है कि HNO2 जो है वो अनस्टेबल है। HNO2 इज अनस्टेबल, और अनस्टेबल होने के वजह से ये HNO2 क्या होता है कि ब्रेक डाउन कर जाता है। किस में ब्रेक डाउन कर जाता है आपको? ये टूट जाता है आपका HNO3 प्लस NO में। बैठा लीजिएगा, HNO3 क्या होता है? अनस्टेबल होता है। तो अनस्टेबल होता है इस वजह से ये एयर के प्रेजेंस में क्या होता है? ब्रेक डाउन कर जाता है, ठीक है। तो HNO2 is unstable, hence it break down in presence of air. Unstable, hence it break down in presence of air, और वो कैसे टूटता है आपके सामने है। वो ब्रेक डाउन कर जाता है HNO2 HNO3 प्लस NO में। मतलब कि आप क्या देखें कि HNO2 आपका क्या होने वाला है? अनस्टेबल होने वाला है। रूम टेम्परेचर पर जैसे तो छोड़ोगे इसे तो ये टूट जाएगा। किस में टूट जाएगा? HNO3 प्लस NO में। यही कारण है कि जब भी किसी रिएक्शन में HNO2 का यूज करवाना होता है तो फ्रेशली HNO2 यूज करते हैं, क्योंकि अगर आप कुछ समय के लिए छोड़ दोगे तो आपको लगता है कि वो HNO2 है। HNO2 ब्रेक करके चेंज हो जाएगा HNO3 प्लस NO में। तो अगला जो इम्पोर्टेंट बात आने वाला है वो लिखने वाले हैं कि क्या लिखने जा रहे हैं हम लोग? लिखने वाले हैं फ्रेशली प्रिपेयर्ड HNO2 is used in chemical reaction। केमिकल रिएक्शन में जब भी यूज किया जाता है तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड HNO2 का यूज किया जाता है। अगला बात होगी कि सो ये जो है ये कलरलेस लिक्विड है। नेक्स्ट पॉइंट,
अनस्टेबल होता है, ये तो आपको पता ही है। HNO2 के बारे में मैंने पहले ही बोल दिया, ये क्या है, अनस्टेबल है, यही कारण तो ये टूट जा रहा है नाइट्रिक एसिड प्लस NO में। और दूसरा कि HNO2, ठीक है ना, स्टेबल इन बेसिक मीडियम। कौन से मीडियम में स्टेबल होगा, बेसिक मीडियम में स्टेबल होगा HNO2। तो यही कारण है कि HNO2 प्लस NaOH ये बना के रखते हैं हम लोग NaNO2 प्लस HCl। कारण है, इसका कारण सिंपल सा है, अगर आप HNO2 छोड़ते हो तो वो अनस्टेबल के वजह से टूट जाएगा HNO3 प्लस NO में। इसलिए क्या किया जाता है कि NaNO2 NaOH के साथ रखा जाता है, जिस वजह से ये NaNO2 में रहता है, और NaNO2 अनस्टेबल नहीं है कि वो ब्रेक डाउन हो सके। ठीक है, अगला बात कि HNO2 जो है बाबू, ये एक्ट एज HNO2 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और रिड्यूसिंग एजेंट भी है। अब बैठाना है आपको कि अगर HNO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, if HNO2 act as oxidizing agent then give NO प्रोडक्ट में देगा। अगर HNO2 आपको किसका फंक्शन करने वाला है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, तो वहां से आपको मिलने वाला प्रोडक्ट आपका NO है। जैसे कि मान लो HNO2 है और ये जा रहा है NO में, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझना है बात को, क्या कहना चाह रहे हैं। HNO2 जो है ये NO में जा रहा है, कैसा एजेंट का काम करवा रहे हैं यहाँ पे हम लोग, इसे मान के चल रहे हैं कि ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है ना। तो जब HNO2 आप बैठा लो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, तो वो NO में जाएगा, किस में जाने वाला है, NO में, ठीक है। और ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम होता है कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को हाइयर में बदल देना। तो Fe+2 को चेंज कर देगा Fe+3 में, ठीक है। I- को चेंज कर देगा ये I2 में। उसी तरीका से Sn+2 को चेंज कर देगा ये Sn4+ में, ठीक है। तो HNO2 का फंक्शन आपको दिखाई दे दिया होगा, कैसा एजेंट का काम करने वाला है, ऑक्सीडाइजिंग। अगर मान लो कि मैंने यहाँ सल्फर लिया है, तो सल्फर को ये बदल देगा SO2 में। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है कि जो दूसरे के ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ा दे, जो दूसरे के ऑक्सीडेशन नंबर को क्या कर दे, इंक्रीज कर दे। तो आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं चार्ज को। तो यहाँ पे आप देखो, गौर करो, +2 से जा रहा है +3, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, माइनस से 0 में जा रहा है, Sn2+ से 4 में जा रहा है। सल्फर फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, SO2 का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो 4, 0 से 4 में जा रहा है। तो इसलिए HNO2 किस एजेंट का काम करने वाला है, ऑक्सीडाइजिंग। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग दोनों का काम करता है। अब चलिए आगे की ओर बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट आता है डिटेक्शन ऑफ नाइट्रेट आयन। कैसे पता चलेगा नाइट्रेट आयन है, तो डिटेक्शन ऑफ NO2-, इसके लिए एक टेस्ट आता है। आप इसको डिटेक्ट करने के लिए वी यूज, ठीक है ना, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। डिटेक्शन जो होता है, आप ऐसे बोलो कि डिटेक्शन होता है कैसे, थ्रू ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स के थ्रू। अब वो कैसे होगा उसका भी कारण बताते हैं, जरा ध्यान से देखना। करना क्या है कि सबसे पहला बाबू जो Fe+2 आयन है, Fe+2 आयन प्लस नाइट्रेट आयन ले लिया आपने, इसका रिएक्शन हमने करवाया किससे, डाइल्यूट H2SO4 से।
तो ये आपको पता है ना कि ये नाइट्रेट है, नाइट्रेट है तो डाइल्यूट H2SO4 और HNO2 में चेंज हो जाएगा। HNO2 का फंक्शन होता है ऑक्सीडाइजिंग का, तो Fe+2 को चेंज कर देगा Fe+3 में। अब प्लस यहाँ पे NO2 माइनस मैंने बताया है, आप इसको ऐसे समझो, ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो ये H2SO4 H देके इसे चेंज कर देगा HNO2 में, ठीक है। अब ये HNO2 कैसा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, Fe+2 आयन को मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में बदल देगा, +3 में बदल देगा और खुद चेंज हो जाएगा NO में। और NO पे जैसे ही आप यूज करोगे FeSO4 तो यहाँ से ब्रॉन्ड रिंग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो बनेगा FeH2O5NO और यहाँ SO4, ठीक है ना। इसी को ब्रॉन्ड रिंग कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से नाइट्राइट आयन का टेस्ट भी होता है। क्या करना है कि FeNO2 माइनस डाइल्यूट H2SO4 के साथ HNO2 बना लेगा। HNO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो आयरन+2 को हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आयरन का 2 ऑक्सीडेशन होता है और एक, तो Fe+3 में चेंज कर देगा और NO2 माइनस खुद चेंज हो जाएगा HNO2 NO में। NO के साथ FeSO4 का गजब का रिएक्शन होता है, आपको पता है कौन सा रिएक्शन बनाता है, ब्रॉन्ड रिंग कॉम्प्लेक्स। अब ये इतने बार बता दिए, दिमाग में रखना है कि इस कंपाउंड का नाम होता है ब्रॉन्ड रिंग कॉम्प्लेक्स, कलर आता है चार्ज ट्रांसफर की वजह से। और एक जगह और होगा आपका, जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ाएंगे वहाँ भी डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग एक काम करते हैं, नेक्स्ट ऑक्सी एसिड की ओर प्रोसीड कर रहे हैं, जिसका नाम है नाइट्रिक एसिड। कौन सा एसिड है, नाइट्रिक एसिड है। ठीक है, तो ये हमारा नाइट्रिक एसिड है। अब देखो बाबू, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3। स्ट्रक्चर की बात करते हो तो स्ट्रक्चर इसका कुछ इस फॉर्म का होगा, HON डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट O। हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हो तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होने वाला है नाइट्रोजन का, ठीक है ना। अब आइए, इसमें पहला मेथड हम लोग देखने जा रहे हैं, इंडस्ट्रियल मेथड। कौन सा मेथड की बात करने जा रहे हैं, इंडस्ट्रियल मेथड की बात करते हैं। इंडस्ट्रियल मेथड में होता क्या है, सो देखो, लार्ज स्केल में अगर आपको तैयार करना है नाइट्रिक एसिड, तो उसके लिए ऑस्टवाल्ड प्रोसेस का यूज करते हैं, ठीक है। तो ऑन अ लार्ज स्केल it is prepared by Ostwald process। ठीक है ना। अब क्या करना होता क्या है कि कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ NH3 बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इन द सेंस O2 की बात कर रहे हैं, आप इससे ऑब्टेन करते हो। कैटालिस्ट में आपको यूज करना है प्लैटिनम/रोडियम का यूज करना है। कैटालिस्ट में क्या यूज किया जाता है, ऑस्टवाल्ड प्रोसेस में पूछ ले कैटालिस्ट में यूज क्या किया जाता है, तो आपको बोलना है प्लैटिनम/रोडियम का। देखो ये रिएक्शन कैसे होता है, सो बताते हैं। सबसे पहला क्या होता है बाबू के सो NH3 का रिएक्शन आप O2 के प्रेजेंस में करवाते हो। कैटालिस्ट क्या लेके चलते हो, प्लैटिनम/रोडियम, और हीट करते हो। तो हीट करने से ही ये NO प्लस वाटर में चेंज हो जाता है। फिर क्या करना होता है कि NO पे O2 का रिएक्शन करवाते हो तो उससे चेंज हो जाता है ये NO2। NO2 पे जैसे ही हम लोग वाटर डालते हैं
तो वाटर डालते ही ये चेंज हो जाता है HNO2 प्लस HNO3 में। आपको पता है ना, अभी आपने पढ़ा है HNO2 अनस्टेबल होता है, ये किस में फिर से फर्दर टूट जाएगा, NO प्लस HNO3 में। और बाबू जो देखो यहाँ पे जो तुमको NO बन रहा है, ये NO, ये जो NO बना, ये NO को बार बार क्या किया जाता है, रिसाइकिल किया जाता है। देखो यहाँ से क्या करना है, इसको रिसाइकिल करके फिर से इसे बार बार ऐसे करके क्या करना है, फिर से सुनो, अमोनिया का कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करवाना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। कैटालिस्ट याद रखना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे कोई पूछ ले कि बताओ कौन सा कैटालिस्ट का यूज किया जाता है, प्लैटिनम स्लैश रोडियम का। NO में चेंज होता है, NO पे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ NO2, वाटर के साथ HNO2 HNO3, फिर HNO2 क्या, HNO2 क्या होता है, सॉरी ये HNO2 है यार, HNO2 क्या होता है, अनस्टेबल होता है, तो वो टूट जाता है NO प्लस HNO3 में, और फिर ये NO फिर एटमॉस्फेरिक से NO2 वाटर के साथ, ये रिसाइकिल होते रहेगा NO और चेंज होते रहेगा HNO3 में। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल मेथड में जो HNO3 तैयार किया जाता है उसको कौन सा प्रोसेस कहते हैं, ऑस्टवाल्ड प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना बाबू, अगला पॉइंट की 68% HNO3 बाई मास जो है वो एजोट्रॉपिक मिक्सचर फॉर्म करता है। 68% HNO3 बाई मास formed azeotropic mixture, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। और ये तो हम लोग क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ते भी हैं एजियोट्रॉप्स के बारे में। HNO3 ये कितना है, 68% है, और प्लस H2O यहाँ पे 68 है, तो 32%। और 68% बाई मास जो HNO3 का कैसा मिक्सचर फॉर्म करता है, HNO3 का ये फॉर्म करता है एजियोट्रॉपिक, जबकि 98% HNO3 कैन achieved by dehydrating agent। 98% HNO3 का जो मास होता है वो फॉर्म करता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह। कौन सा एजेंट की तरह, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, अब अजय अगला जो मेथड होता है बाबू वो होता है लैब मेथड। लैब में कैसे तैयार किया जाता है, लैब में सिल्वर नाइट्रेट को डाला जाता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ। ठीक है, और ये रिएक्शन लो टेम्परेचर पे होता है। ठीक है ना, तो जैसे सिल्वर नाइट्रेट के साथ डाला जाता है तो ये बना लेता है Ag2SO4 प्लस HNO3 का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो बैठा लीजिएगा कि किसो, और ये टेम्परेचर जो यहाँ पे जो हीट किया जाता है ये लो टेम्परेचर लिया जाता है। ठीक है, लो टेम्परेचर लिया जाता है, अगर हाई टेम्परेचर रहेगा तो फर्दर जो है वो डिसोसिएट कर जाएगा। ठीक है, HNO3 भी। तो आप ये बैठा लेना कि ये टेम्परेचर किस टेम्परेचर पे होता है, लो टेम्परेचर पे होता है। लैब में कैसे तैयार करना है, सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से करवा दोगे, आयन एक्सचेंज करवा देना है Ag2SO4 और NO3 माइनस H के साथ मिलकर HNO3 में चेंज हो जाएगा। अगला आता है ब्रिकलैंड मेथड आता है। जरा ध्यान से सुनिएगा, इसमें क्या है कि इसको तैयार करने का तरीका कि N2 प्लस O2 इलेक्ट्रिक स्पार्क में ये चेंज होता है NO पे O2 डालते ही ये चेंज हो जाता है NO2, और NO2 पे वाटर और O2 देते ही ये चेंज हो जाएगा HNO3 में। ध्यान से, N2 को O2 के साथ इलेक्ट्रिक स्पार्क करवाते ही ये चेंज हो जाएगा। आपको किस में चेंज होने वाला है, NO में। हम लोग पढ़े हैं NO पे O2 देंगे तो NO2, और NO2 पे जैसे ही वाटर डालोगे तो वो HNO2 प्लस HNO3 में होगा, फर्दर ऑक्सीजन देके ये HNO3 में चेंज हो जाएगा।
तो ये था बाबू आपका प्रिपरेशन का तरीका जो अलग अलग देखा। पहला ऑस्टोबॉल, दूसरा लैब प्रोसेस, तीसरा ब्रिकलैंड मेथड का भी फॉर्मेशन आपने देख लिया। अब हम लोग आगे बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज की प्योर HNO3 जो होता है ये कलरलेस होता है। प्योर HNO3 इज कलरलेस लिक्विड। ये कैसा नेचर का है? कलरलेस लिक्विड है। नेक्स्ट पॉइंट आप ये कह सकते हो बट सम टाइम HNO3 become yellow due to presence of NO2। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ NO2 के प्रेजेंस के वजह से ये क्या होता है कि कभी कभार येलो कलर भी शो करने लगता है, जबकि ये कलरलेस लिक्विड है, ठीक है ना। लेकिन कभी कभार जो इसमें येलोइश कलर आता है वो किस वजह से आता है? तो उसका सबसे बड़ा कारण होता है, यहाँ पे जो कारण होता है वो ये होता है कि HNO3 NO2 का प्रेजेंस। किसका प्रेजेंस? NO2 का प्रेजेंस। क्योंकि आपको पता है ना HNO3 जो है वो जब आप हीट करते हो तो वो टूट जाता है। HNO3 ऐसे टूटता है, ये हीट किया, ये टूटेगा N2O5 प्लस वाटर में, और ये फर्दर N2O5 टूट जाता है NO2 प्लस हाफ O2 में, ठीक है ना। तो यही NO2 का जो प्रेजेंस होता है, इस प्रेजेंस के वजह से आपको सम टाइम HNO3 का जो कलर अपीयर होने लगता है, वो आपसे पूछ लेगा कि बताओ HNO3 का कलर येलो क्यों आता है, किसकी वजह से आता है? तो आपको बोलना है NO2। ऐसा HNO3 का कलर कैसा है? तो ये कलरलेस लिक्विड है, ठीक है ना। ठीक है, तो कम कलर पे कम कंसंट्रेशन पर इसका होता है ब्राउनिश कलर, और ब्राउनिश कलर ही येलो दिखने लगता है। एक्चुअली NO2 का कलर आप बोलोगे सर ऐसा थोड़ी ना होता है येलो, तो वो कम कंसंट्रेशन पे जो ब्राउनिश कलर है वही येलो कलर दिखने लगता है, ठीक है। तो आप फिर से बोलो HNO3 का कलर कैसा है? कलरलेस है। लेकिन समटाइम ये येलो कलर क्यों अपीयर होता है? कारण, तो कारण होता है NO2 का प्रेजेंस होना, ठीक है ना। अब अगला बात है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। HNO3 कैसा एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। एसिडिक नेचर आपको पता है कि HNO3 का जो नेचर है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगला बात की ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी रखता है। कैसा नेचर रखता है? ऑक्सीडाइजिंग नेचर। HNO3 जो है इज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसा एजेंट है? पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जो भी एलिमेंट है सारे के साथ HNO3 रिएक्ट कर लेगा, मात्र नोबल मेटल को छोड़ के। नोबल मेटल में आता है बाबू, क्या क्या आता है नोबल मेटल में? आपको Au आता है, गोल्ड आता है, प्लैटिनम आता है। गोल्ड और प्लैटिनम को छोड़ देना है, जिसके साथ ये रिएक्शन नहीं करता है। बाद बाकी जो भी है सारे के साथ रिएक्ट कर लेगा। एक्चुअली क्या होता है कि Au PT do not dissolve in HNO3। ये डिजॉल्व नहीं होता HNO3 में। दे डिजॉल्व इन, जितना का जितना मतलब मेटल है वो सारा का सारा डिजॉल्व हो जाएगा नाइट्रिक एसिड में, एक्सेप्ट दो मेटल को छोड़ देना, नोबल मेटल Au, गोल्ड और प्लैटिनम, जो डिजॉल्व नहीं होता HNO3 में। दे डिजॉल्व इन एक्वा रीजियन, इन एक्वा रीजिया में डिजॉल्व होता है। भैया ये एक्वा रीजिया होता क्या है? HNO3 प्लस HCl का मिक्सचर किस रेशियो में? 1:3 रेशियो में जो होता है, इसी को हम लोग एक्वा रीजिया कहते हैं। यही मिक्सचर क्या कहलाता है? एक्वा रीजिया कहलाता है। तो पहला तो आपको ये बैठाना है कि जितना भी मेटल है सारा मेटल जो है नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व हो जाता है।
एक्सेप्ट नॉबल मेटल को छोड़ के। जो Au और प्लैटिनम है ये आपको नाइट्रिक एसिड में डिजोल्व नहीं होता, ये डिजोल्व होता है एक्वा रीजन में। अब तुमसे बोल देगा एक्वा रीजिया होता क्या है, तो आपको बोलना है कि HNO3 और HCl का मिक्सचर जब 1:3 रेशियो में रहता है तो उसी को हम लोग एक्वा रीजिया कहते हैं, ठीक है ना। तो उसमें ये डिजोल्व होता है। बाद बाकी जितना भी मेटल है उसको अगर आप नाइट्रिक एसिड में डालोगे डिजोल्व हो जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा। एक्सेप्ट Au और प्लैटिनम रिएक्ट नहीं करता, ये रिएक्ट मात्र करता है एक्वा रीजिया। एक्वा रीजिया किसको कह रहे हैं, HNO3 और HCl के मिक्सचर को, जब वो रेशियो में किस रेशियो में रहे, 1:3 के रेशियो में रहे। चलिए ठीक है, अब आगे की वाले हैं बाबू, जरा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जरा ध्यान से समझना क्या कहना चाह रहे हैं। एक्चुअली ये रिजॉल्व कैसे होता है, सो देखो, जब आप Au का रिएक्शन करवाते हो HNO3 प्लस HCl के साथ, तो ये एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेता है, HAuCl4 बना लेता है, एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है। या फिर आप प्लैटिनम का रिएक्शन भी करवा दो HNO3 HCl के साथ, तो ये बनाएगा H2PtCl6, और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के वजह से ये डिजोल्व हो जाता है। तो ये भी आपको बैठा लेना है, इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। कि कोई पूछे कि सो क्या सारा मेटल को डिजोल्व कर सकते हैं नाइट्रिक एसिड में, तो हाँ सारा को कर सकते हैं, दो मेटल को छोड़ के, नोबल मेटल Au और प्लैटिनम, ये डिजोल्व नहीं होता है, बैठा लेना है, ये डिजोल्व नहीं होता है। बाद बाकी सारा मेटल जो है बाद बाकी सारा मेटल जो है नाइट्रिक एसिड में डिजोल्व हो जाता है। Au और प्लैटिनम डिजोल्व होता है एक्वा रीजिया में। अब आइए हम बात करने वाले हैं HNO3 जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट देता है, ठीक है ना, ऑन नेचर पे, कि अलग अलग कंसंट्रेशन पे अलग अलग प्रोडक्ट आने वाला है। तो अगला बात करने वाले हैं HNO3 गिव, ठीक है ना, डिफरेंट प्रोडक्ट डिपेंड ऑन concentration of acid, temperature और nature of metal। अलग अलग तरह का प्रोडक्ट आने वाला है, वो कैसे कैसे आएगा उसको देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आइए जरा ध्यान से समझना है HNO3। HNO3 की अगर बात करते हो बाबू, तो ये सबसे फर्स्ट जो आता है आपको यहाँ से, HNO3 पहली बात तो ये देता है NO2। NO2 देता है, और ये NO2 का फॉर्मेशन होगा कॉन्सेंट्रेटेड में। जब कॉन्क HNO3 लोगे तो आपको बनेगा कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के प्रेजेंस में आपको बनने वाला है यहाँ पे NO2, ठीक है। दूसरा बात, NH4NO3 का फॉर्मेशन होगा। अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन होगा NH4NO3, ठीक है। ये तब बनता है जब आप वेरी डाइल्यूट लेते हो। उसके बाद डाइल्यूट के प्रेजेंस में अगर हम लोग डाइल्यूट लेते हैं तो वैसी स्थिति में N2O का फॉर्मेशन होता है। किस प्रेजेंस में, डाइल्यूट यदि ले रहे हैं। मतलब बात समझने की कोशिश करो, ये वाला NH4NO3 का फॉर्मेशन होगा वेरी डाइल्यूट। अगर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लोगे तो NO2, डाइल्यूट में आपको N2O भी बन सकता है, और बनने को आपको यहाँ पे NO का फॉर्मेशन भी हो सकता है। एकदम बैठा लेना है,
इस तरह से जा रहा है, ये भी आपको डाइल्यूट में ही बनता है। तो आप देखो क्या क्या प्रोडक्ट बन रहा है, पहले ये देखो, वेरी डाइल्यूट लिया अमोनियम नाइट्रेट, कॉन्सेंट्रेटेड लिया NO2, डाइल्यूट लिया N2O, और डाइल्यूट में NO भी बनता है, दो दो बन रहा है डाइल्यूट में। तो अब कब कहाँ पे कौन सा यूज करना है उसकी बात कर रहे हैं। देखिए आप एक काम कीजिएगा, आप यहाँ पे लिख लीजिए ऐसे करके, आज होंगे कुत्ते पागल। क्या लिखा मैंने, आज होंगे CU से कुत्ते, अब PB से पागल, आज होंगे कुत्ते पागल, ये बैठा लो। ये मात्र यही जो मेटल है ये आपको सिर्फ देने वाला है NO। अब बाद बाकी डाइल्यूट वाला में N2O मिलेगा। NO का फॉर्मेशन मात्र होगा आज होंगे कुत्ते पागल के साथ, बाद बाकी जितने भी मेटल है वो सबका सब डाइल्यूट में। देखो यार अलग अलग फॉर्म है, अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड ले रहे हो तो कॉन्सेंट्रेटेड में क्या होगा, वेरी डाइल्यूट में क्या होगा, डाइल्यूट में क्या होगा, डाइल्यूट में क्या होगा। वेरी डाइल्यूट है तो अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन, कॉन्सेंट्रेटेड है तो NO2, डाइल्यूट है तो या तो N2O नहीं तो NO का फॉर्मेशन। NO बनेगा आज होंगे कुत्ते पागल के साथ, NO का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो आइए आगे की ओर देखते हैं। सबसे पहले रिएक्शन इस पे, चलिए अब एक काम करते हैं हम लोग, सबसे पहला कि हम लोग 1 बाई 1 चलते हैं। सबसे पहला देखने जा रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन। अब कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे क्या लिया है, ऐसा किया है, HNO3 लिया है जो कि कॉन्सेंट्रेटेड है। अब इसका रिएक्शन किस किस से करवा रहे हैं, P4 से करवा रहे हैं, ठीक है ना, इसी का रिएक्शन I2 से करवा रहे हैं, इसी का रिएक्शन कार्बन से, इसी का H2S के साथ, इसी का SO2 के साथ, इसी का Ki के साथ, ठीक है, इसी का HBr के साथ, इसी का HI के साथ, ये सब। अब आप हमें बस इतना बता दो आप कि अगर P4 के साथ तो आपने पढ़ा नहीं, ये कैसा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग है बाबू, तो ये चेंज हो जाएगा H3PO4 में, हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में। और HNO3 जब कॉन्सेंट्रेटेड रहता है तो मैंने आपको बताया था कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का जो फाइनल प्रोडक्ट जो होता है वो प्रोडक्ट आपको लिखवा चुके हैं, प्रोडक्ट आने वाला है NO2। तो बताइए लास्ट में मिल जाएगा NO2। I2 के साथ सेम एज, अगर I2 ले रहे हो तो बनेगा HiO3 फिर प्लस NO2। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 में फाइनल प्रोडक्ट NO2 मिलने वाला है। यहाँ पे कार्बन को चेंज कर देगा CO2 में, सल्फर को चेंज कर देगा H2S को सल्फर में, SO2 को चेंज कर देगा SO3 में, Ki को चेंज कर देगा, आपको Ki जैसे ही लेते हो तो Ki चेंज हो जाएगा I2 में, HBr चेंज हो जाएगा Br2 में, HI चेंज हो जाएगा I2 में, और सब में फाइनल प्रोडक्ट NO2 मिलेगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड के साथ जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है वो क्या चीज़ का फॉर्मेशन होता है, NO2 का फॉर्मेशन होता है, तो इसलिए सब में फाइनल NO2 मिलेगा। तो आपसे पूछ लेगा कि HNO3 कब NO2 फॉर्म करता है, तो जब वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में रहता है तो NO2 का फॉर्मेशन करता है। अब आइए नेक्स्ट टर्म पे आते हैं, जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं डाइल्यूट की बात करने जा रहे हैं। तो डाइल्यूट HNO3 के साथ, अब डाइल्यूट HNO3 के साथ लोचा है, लेकिन उसका भी मैंने आपको सिंपल सा लॉजिक बता दिया है। डाइल्यूट वाले में दो चीज़, या तो N2O मिलेगा या फिर NO मिलेगा। अब NO के लिए मैंने सिंपल सा तरीका आपको समझाया है, जो वे बताया आप उसको फॉलो करो, काम हो जाएगा। NO के लिए मैंने क्या लिखवाया है, आज होंगे कुत्ते पागल करके मैंने लिखवाया है, आज होंगे कुत्ते पागल। आप इसको बस बैठा लो, ये डाइल्यूट HNO3 के साथ NO देगा, बाद बाकी सबका सब N2O देगा। जैसे जिंक की बात करते हैं, अब जिंक में डाइल्यूट HNO3 का यूज कर रहे हो, अब बताओ क्या जिंक इस लिस्ट में है क्या, आज होंगे कुत्ते पागल में नहीं है, तो नहीं है तो बस सिंपल है, Zn को चेंज कर दो, ZnNO3 हॉल ट्वाइस में, और HNO3 खुद चेंज हो जाएगा N2 में। जो लिस्ट में है आज होंगे कुत्ते पागल, उसका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो NO है, ठीक है ना। अब जैसे कि मान लो कॉपर की बात करते हैं, कॉपर में आपने क्या किया, डाइल्यूट HNO3 ले लिया, तो कॉपर के साथ देखो कॉपर आ रहा है आज होंगे कुत्ते वाले में,
तो देखो कॉपर में बना लेगा CuNO3 हॉल ट्वाइस और प्लस NO का फॉर्मेशन हो जाएगा। आयरन की बात करते हैं, आयरन वाले में क्या होगा, आयरन के साथ बना लेगा FeNO3 हॉल ट्वाइस। आयरन लिस्ट में नहीं है तो बनाएगा N2O का फॉर्मेशन होगा। सेम एज अगर मैं मरकरी की बात करूं तो मरकरी जो है ये बना लेगा Hg2NO3 हॉल ट्वाइस और साथ में मरकरी है लिस्ट में, तो जो लिस्ट में देखो जो लिस्ट में है वो NO। डाइल्यूट वाले में थोड़ा अलर्ट रहना है, आज होंगे कुत्ते पागल करके याद रखो, वो मात्र देगा NO, बाद बाकी इसके अलावा जो भी मिल जाए आंख मूंद के N2O बनाते चले जाना है तो आपका काम हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखो बाबू होता क्या है कि आप ये बात तो समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपको, जैसा कि मान लो मैंने ऐसा लिखा है, कुछ इम्पोर्टेंट है जैसे कि Mn Mg H2, आप इसको ऐसे ही याद रखो, मन मांगे हाइड्रोजन, मन मांगे हाइड्रोजन करके आप दिमाग में रख सकते हो। तो मन मांगे हाइड्रोजन मतलब ये आपको HNO3 के साथ ऐसा मेटल है जो सिर्फ और सिर्फ क्या देता है, H2 देता है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने लिखा है Mg, इसका रिएक्शन HNO3 के साथ करवा दोगे, आपको मिलेगा मैग्नीशियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन होगा, MgNO3 हॉल ट्वाइस और H2 गैस इवॉल्व होगा। ठीक है ना। उसी तरह से अगर आपने Mn ले लिया है और यहाँ पे HNO3 लिया है तो क्या बनाएगा, MnNO3 हॉल ट्वाइस H2 गैस। तो याद रखिएगा ये HNO3 के साथ क्या दिमाग में रखना है, कोड क्या मैंने बताया है, कोड सिंपल सा है, मन मांगे हाइड्रोजन, Mn से मन, Mg से मांगे और H2 से हाइड्रोजन, मतलब कि आपको Mn और Mg जो प्रोडक्ट देगा वो नाइट्रिक एसिड के साथ H2 गैस इवॉल्व करता हुआ दिखाई देगा। ये बात आपको समझ में आया होगा। तो बस दिमाग में ज़्यादा कुछ नहीं रखना है, दिमाग में बस यही आप बैठा लो कि कॉन्सेंट्रेटेड के साथ क्या दे रहा है, NO2 वेरी डाइल्यूट के साथ अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन कर रहा है और कैसे कैसे जा रहा है, बस इतना को दिमाग में रखना है, काम हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि मान लो एक ही रिएक्शन को हमने अलग अलग फॉर्म में करवाया, मान लो जिंक का रिएक्शन वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ करवाया, अब वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ आपको पता है बनाएगा ZnNO3 हॉल ट्वाइस और वेरी डाइल्यूट में HNO3 चेंज हो जाता है अमोनियम नाइट्रेट में NH4NO3 में। अगला मैंने लिया है डाइल्यूट HNO3 के साथ ले रहे हैं। अब बताओ डाइल्यूट HNO3 के साथ तो मैंने लिखवाया है आज होंगे कुत्ते पागल, तो वो अगर लिस्ट में है तो वो आपको देता है NO और रिमेनिंग सारा का सारा देता है, प्रोडक्ट तो सेम बनेगा ZnNO3 लेकिन एक्स्ट्रा में बन जाएगा N2। अगर आपने यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लिया है फिर से प्रोडक्ट वही बनेगा ZnNO3 हॉल ट्वाइस, लेकिन अब बन जाएगा NO2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। हम आशा रखते हैं आपको ये बात समझ में आया होगा। ठीक है ना। अब चलिए ठीक है, तो आगे की ओर बढ़ते हैं बाबू। अगला है आपका, ध्यान से समझना, आगे जो बात करने वाले हैं वो आपको कुछ ऐसा मेटल है जो कि आपको HNO3 के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता क्योंकि उस पर ऑक्साइड का लेयर बन जाता है। उसको ऐसे याद रखो BeFeCONiCrAl, इसको ऐसे कोड वाइज याद रख सकते हो, बेटा फेको नहीं करारे आलू करके, BE से बेटा, FE से फेको, ठीक है, FeCO से फेको, Ni से नहीं, Cr से करारे, करारे Al से आलू, बेटा फेको नहीं करारे आलू करके आप दिमाग में रख सकते हो। ये बाबू करता क्या है, इसके बारे में अगर बात करें तो ये ऐसा मेटल है जो कि आपको कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता क्योंकि इसके ऊपर ऑक्साइड का लेयर फॉर्म रहता है। तो हम लोग कहेंगे these are metal which become passive with
concentrated HNO3 due to formation of ऑक्साइड लेयर। मतलब ये दिमाग में रखिएगा कि ये कुछ ऐसा एलिमेंट है जो कि HNO3 के साथ रिएक्ट करने में अनकैपेबल होता है ड्यू टू ऑक्साइड की लेयर की वजह से। इस पे ऑक्साइड का लेयर फॉर्म हो जाता है जिस वजह से ये रिएक्ट नहीं कर पाता है। और याद रखना है जैसे कि आप यहाँ पे क्या लिखे, बेरिलियम FeCO9CrAl, इसका रिएक्शन HNO3 के साथ करने से नो रिएक्शन होगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर। तो आपसे बोलेगा कि कौन सा मेटल जो है वो रेंडर पैसिव बनाता है, तो रेंडर पैसिव इन द सेंस की रिएक्ट नहीं कर रहा है, कौन सा? तो बेटा फेको नहीं, करारे आलू करके आप दिमाग में रख सकते हो, इसके रिगार्डिंग कोई रिएक्शन नहीं होता है, तो इसको बैठा लीजिए। चलिए, तो नाइट्रिक ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन समाप्त हुआ। अब हम लोग बात करने वाले हैं ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस, समाप्त होने जा रहा है आपका नाइट्रोजन फैमिली। अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो है ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस की बात करते हैं। ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस की बात करने जा रहे हैं बाबू। और आइए इस पे थोड़ा सा अच्छा से हम लोग देख ले क्या क्या आएगा। तो सबसे पहला ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस में सबसे फर्स्ट एसिड जो होता है उसको कहते हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, जो कि आपका है H3PO4 को हम लोग ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड कहते हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो P डबल बॉन्ड O, OH, 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 ये इसका स्ट्रक्चर है। बेसिसिटी की बात करते हो बाबू, तो इसका बेसिसिटी कितना होने वाला है आपका? 3 होने वाला है। देखो ये आप नेम के साथ एसिड का नाम ये सब दिमाग में रखना जरूरी है क्योंकि पूछ लेता है। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4 को कह रहे हैं, बेसिसिटी 3 है। अब ये प्रिपेयर कैसे किया जाएगा? तो प्रिपरेशन का तरीका है नॉर्मल सा, क्या है, P4O10 पे वाटर जैसे ही डालोगे चेंज हो जाएगा ये H3PO4 में, या फिर PCl5 पे आपने वाटर जैसे ही डाला तो चेंज हो जाएगा ये H3PO4 प्लस फॉस्फिन गैस में चेंज हो जाएगा, या फिर आप POCl3 पे वाटर डालते ही आप इसे बदल लोगे H3PO4 प्लस फॉस्फिन में। ठीक है ना? अच्छा, एक दो बात और जो बाबू इम्पॉर्टेंट है, आप बैठा लो। H3PO3 को हीट करोगे तो ये चेंज हो जाएगा H3PO4 प्लस फॉस्फिन में। उसी तरह से H3PO2 को भी हीट करोगे तो चेंज हो जाएगा H3PO4 प्लस फॉस्फिन गैस में। तो क्या क्या समझ में आया? पहला आया कि H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, बेसिसिटी 3 है, और ढेर सारा वे देखा हमने कि कैसे कैसे हम लोग इसे ऑब्टेन करेंगे। ठीक है ना? तो बैठा लेना है आपको। अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं बाबू। अगला जो एसिड है वो है H3PO3 के बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझिएगा। अगला जो है आपका है H3PO3, इसको कहते हैं फॉस्फोरस एसिड कहा जाता है। कौन सा एसिड कहा जाता है? फॉस्फोरस एसिड कहते हैं, या इसी का एक और नाम है फॉस्फोनिक एसिड। फॉस्फोरस एसिड कहो, या आप इसी एसिड का एक और नाम होता है जो आप रिकॉल कर सकते हैं, इसे फॉस्फोनिक एसिड। देखो स्ट्रक्चर वाइज अगर बात करें तो स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? PO, यहाँ पे OH, यहाँ H, यहाँ H। बेसिसिटी की बात करते हो तो बेसिसिटी आपको बोलना है कि इसका बेसिसिटी 1 होगा। अब करना क्या है, जैसे कि P4O6 पे वाटर का रिएक्शन करवा दो। जैसे वाटर का रिएक्शन करवाओगे बन जाएगा H3PO3, या फिर आप कर सकते हो PCl3 ले लो, इस पे भी वाटर का रिएक्शन करवा दो।
आपको मिल जाएगा H3PO3 प्लस HCl। चलिए, तो ये था आपका अगला एसिड जिसका दिमाग में रखना है नाम फॉस्फोरस एसिड, या इसी को फॉस्फोनिक एसिड भी कहते हैं। फॉस्फोरस ना देखे, फॉस्फोनिक और फॉस्फेनिक, ये बड़ा ही दिमाग में रखने वाला है, इसको बैठा के रखिएगा। अगला आ जाइए, जो एसिड है ये है आपका H3PO2। इसको कहते हैं आपको, अब ऊपर वाला तो आपने देख लिया क्या नाम था, वो आपने अच्छा से देख लिया है। अब बात कर रहे हैं, इसको कहते हैं बाबू फॉस्फेनिक एसिड कहा जाता है, ठीक है। इसका नाम होता है हाइपोफॉस्फोरस एसिड। क्या नाम होता है? हाइपोफॉस्फोरस एसिड कहते हैं। या इसी को एक और नाम से जानते हैं बाबू, फॉस्फेनिक एसिड भी कहते हैं इसी को। इसी का एक और नाम होता है फॉस्फेनिक एसिड। अब इसका स्ट्रक्चर का बात करें तो कैसे आप इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करोगे वो देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहला तो बाबू यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग एक दो सॉरी यहाँ पे बेसिसिटी दो कर दो। अब जो इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, कैसे इसका स्ट्रक्चर होगा, PO, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ H। तो इसका जो बेसिसिटी होगा छोटू, वो बेसिसिटी 1 होगा। इसी का नाम क्या है? हाइपोफॉस्फोरस एसिड या फॉस्फेनिक एसिड, जिसका बेसिसिटी आपको कितना बोलना है? 1 बोलना है। और तैयार कैसे करेंगे? तो सिंपल सा तरीका है, वाइट फॉस्फोरस ले लेना है, इसको NaOH, इनॉट एटमॉस्फेयर ऑफ CO2, इनॉट एटमॉस्फेयर ऑफ CO2 के प्रेजेंस में ले जाओगे तो आपको बन जाएगा ये NaH2PO2 प्लस फॉस्फीन बनेगा। और इसी पे जैसे ही H प्लस का सोर्स दे दोगे, एसिड दे दोगे, तो बन जाएगा H3PO2, ठीक है। तो ये प्रिपरेशन का तरीका है, बैठा लेना है। ये फॉस्फीन है, PH3। अब आ जाओ पायरोफॉस्फोरस एसिड की बात करते हैं। कौन से एसिड की बात करने जा रहे हैं? पायरोफॉस्फोरस एसिड। अब देखो पायरोफॉस्फोरस एसिड कैसे तैयार करना है। PO, ऑक्सीजन, P, डबल बॉन्ड O, यहाँ OH, H, फिर यहाँ OH, H। फार्मूला की बात करते हो बाबू, तो पायरोफॉस्फोरस एसिड का फार्मूला है H4P2O5, ठीक है। बेसिसिटी की बात करते हो तो आपको पता है ना, बेसिसिटी किसको कहते हैं? जो ऑक्सीजन से जो हाइड्रोजन अटैच्ड होता है उसको एसिडिक हाइड्रोजन कहते हैं। तो आपका जो बेसिसिटी होने वाला है, 4 नहीं बोल दीजिएगा, बेसिसिटी आपको बोलना है कि यहाँ पे 2 होगा। बेसिसिटी कितना होगा? 2 होगा। तो ये हो गया। अब जरा बात आता है तैयार कैसे करना है इसको। तो तैयार करने का सिंपल सा तरीका है कि H3PO3 पे PCl3 डाल दोगे तो ये चेंज हो जाएगा H4P2O5 प्लस HCl में चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्या नाम है? पायरोफॉस्फोरस एसिड नाम है इसका, ठीक है। अब अगला आता है बाबू डाई पायरोफॉस्फोरस एसिड, ठीक है। अगला ध्यान से सुनना है, या तो डाई ये वर्ड यूज करो या बोलो पायरो फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला है H4P2O7। जरा ध्यान से देखना स्ट्रक्चर, PO, यहाँ ऑक्सीजन PO, OH, 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 OH। ये है आपका। बेसिसिटी की बात करते हो तो बेसिसिटी आपको बोलना है कि इसका बेसिसिटी 4 होगा। और H3PO4 में का 2 मॉलिक्यूल लेके हीट करोगे तो आपको मिल जाएगा H4P2O7 और यहाँ से वाटर एस्केप कर जाएगा।
दो मॉलिक्यूल फॉस्फोरिक एसिड में से वाटर जैसी हटाओगे तो यहाँ से मिल जाएगा पायरोफॉस्फोरिक एसिड। अब आता है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। जितना भी ऑक्सी एसिड का लिस्ट है उसको अच्छा से बैठाइएगा। अगला आता है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। देखो वो हाइपोफॉस्फोरिक एसिड की बात करते हो तो इसका फॉर्मूला होता है H4P2O6 होता है। H4P2O6 होता है, यहाँ P डबल बॉन्ड O, यहाँ P डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे आपको क्या लेना है OH, यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ OH। ठीक है, ये होता है। बेसिसिटी की बात करते हैं तो बेसिसिटी इसका 4 होता है। प्रिपरेशन की बात करोगे तो प्रिपरेशन का सिंपल सा तरीका है, रेड फॉस्फोरस ले लो आप। रेड फॉस्फोरस पर जैसे ही आप NaOH डालोगे बन जाएगा Na4P2O6 प्लस P2H4 का फॉर्मेशन होगा, और इस पर जैसे ही H प्लस दोगे तो यहाँ बन जाएगा H4P2O6 का फॉर्मेशन। ठीक है, वैसे आपसे प्रिपरेशन पूछेगा ही नहीं, आपको बस सीधा सीधी याद रखना है कि किसका क्या फॉर्मूला है नहीं है। इसका जैसे मैंने बताया ना H4P2O6, फिर से लिख दे रहे हैं H4P2O6 इसका फॉर्मूला होता है। अब है साइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड। देखिएगा, साइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड की बात करते हैं। साइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, एक्चुअली क्या करना है कि आपको सबसे पहला साइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है HPO3N होता है, जहाँ N का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 लेना है। अब जरा गौर करना, अगर हम N का वैल्यू 3 ले ले तो क्या होगा। N का वैल्यू 3 ले लोगे तो आपको जो फार्मूला बनेगा HPO3 होल 3, यानी ये बन जाएगा H3P3O9 बनेगा। अब देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा साइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक का, ये बना दो, हर फॉस्फोरस के बीच में ऑक्सीजन डाल दो। ठीक है, अब हर फॉस्फोरस को डबल बॉन्ड OOH कनेक्ट करवा दो, डबल बॉन्ड OOH, डबल बॉन्ड OOH, और इसका बेसिसिटी आपको बोलना है 3 होगा, और ये है ट्राईसाइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड। ट्राईसाइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, नेमिंग क्या है, ऐसे तो है साइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड, एन का वैल्यू 3 ले लोगे तो ये होगा ट्राईसाइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड। और मैंने आपको बोल भी दिया ना कि जितना OH लिंकेज होता है वही बेसिसिटी होता है, यहाँ OH लिंकेज 3 है तो बेसिसिटी आपको 3 बोलना है इसका। ठीक है, तो इस तरह से आपको आगे की ओर बढ़ना है। चलिए आगे देखते हैं। अब थोड़ा सा एसिडिक नेचर की बात कर लेते हैं। एसिडिक नेचर वाइज सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होता है H3PO3 का, H3PO2, फिर होता है H3PO3, फिर होता है H3PO4। जनरली ऑक्सी एसिड में ऑक्सीडेशन नंबर के बढ़ने से एसिडिक बढ़ता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। आयनिक में हम लोग देखेंगे के ऑर्डर पे अफेक्टेड होता है। ठीक है ना, या फिर आप बोल सकते हो H3PO2 में ज़्यादा टॉटोमराइजेशन होता है। आप दूसरे तरह से बोल सकते हो यहाँ पे मोर टॉटोमराइजेशन के वजह से ये ज़्यादा एसिडिक नेचर रखता है। रिड्यूसिंग नेचर की बात करते हैं तो आपको पता है ना, रिड्यूसिंग नेचर वाइज अगर हम बात कर रहे हैं तो आप ज़रा ध्यान से देखना, P डबल बॉन्ड O, यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ P डबल बॉन्ड O,
यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ P डबल बॉन्ड O, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H। तो आप देखो इधर से इधर की ओर जा रहे हो तो नंबर ऑफ पीएच बॉन्ड बढ़ेगा, तो रिड्यूसिंग नेचर भी बढ़ेगा। तो बताओ पीएच बॉन्ड कितना है इसमें? इसमें देखो पीएच बॉन्ड आपको 3 दिखाई दे रहा है, यहाँ पीएच बॉन्ड 1 दिखाई दे रहा है और यहाँ पीएच है ही नहीं। तो सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग नेचर होगा H3PO2 का, तब होगा सॉरी हाँ H3PO2, तब होगा H3PO3 और लास्ट में होगा H3PO4। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आया होगा। जिसमें मोर पीएच लिंकेज होगा उसका रिड्यूसिंग नेचर क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। तो सॉरी यहाँ पे OH है ना, ये 2 है। तो जिसमें ज़्यादा पीएच लिंकेज होगा वो ज़्यादा रिड्यूसिंग नेचर होल्ड करेगा और इस वजह से आपका ये। तो बाबू इसके साथ आपका ये नाइट्रोजन फैमिली समाप्त होता है। फर्स्ट ब्लॉक में ये आपका एंड हुआ। तो पी ब्लॉक का पहला पोर्शन आपका नाइट्रोजन फैमिली समाप्त होता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। नेक्स्ट क्लास आगे की ओर बढ़ते हैं।